आज का हमारा चैप्टर है जुडिशियल सिस्टम इन इंडिया। किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम में उसका न्यायिक व्यवस्था बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, चाहे वो राजतंत्र हो या लोकतंत्र। राजतंत्र में भी वह राजा ज़्यादा लोकप्रिय होता था या वह राजा ज़्यादा पसंद किया जाता था या लंबे समय तक शासन करता था जो न्यायप्रिय होता था या अपनी प्रजा को हर तरीके से जस्टिस देने का काम करता था। लोकतंत्र जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अधिकतर देशों में लोकतंत्र की स्थापना हुई। भारत ने भी लोकतंत्र को अपनाया और ऐसी ही स्थिति में उसने अपने राज्य के पूरे स्ट्रक्चर को, राज्य के पूरे मापदंड को 3 भागों में, 3 स्तंभों में डिवाइड किया, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, जिसमें न्यायपालिका इन दोनों अंगों को केंद्रित करने और इन दोनों के बीच में सामंजस्य बिठाने का महत्वपूर्ण कार्य करती है। विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों और कार्यपालिका द्वारा लागू किए गए कानूनों और नियमों की रक्षा करने का काम न्यायपालिका करती है। भारत, जैसे कि आप जानते हैं कि भारत एक संघात्मक शासन व्यवस्था है और जहाँ पे पार्लियामेंट्रियन अर्थात संसदात्मक शासन प्रणाली भी यथास्थान स्थापित है, जहाँ पर जनता के चुने हुए प्रतिनिधि संसद में आकर नए नए कानूनों का निर्माण करते हैं उनके कल्याण के लिए, उनके विकास के लिए। और कार्यपालिका पूरी व्यवस्था उन कानूनों को समाज में लागू करने का काम करती है। वहीं पे न्यायपालिका उन सभी व्यवस्थाओं को देखने का काम करती है जिससे कि समाज में समान रूप से सबको जस्टिस मिल सके, अर्थात लोकतंत्र के मूल उद्देश्य की प्राप्ति हो सके। जुडिशियल सिस्टम इन इंडिया इज डिपेंड ऑन पैरामीटर्स। वो एक तरीके के पिरामिड के आकार में स्थापित है, जिसमें सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, उसके नीचे हाई कोर्ट है और उस लोअर लेवल पे काफ़ी सारे डिवीजन जुडिशरी सिस्टम हैं। लेट्स वी स्टार्ट अबाउट टू अंडरस्टैंडिंग आफ्टर द इंडिपेंडेंस हाउ द जुडिशियल सिस्टम इज वर्किंग। सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट के बाद हाई कोर्ट के नीचे बेसिकली जैसे कि संघात्मक शासन व्यवस्था में सेंटर, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट आते हैं, उसी तरीके से जस्टिस का भी वही पैरामीटर है कि किस तरीके से सेंटर से स्टेट से जिला परिषद, अर्थात इस तरीके से डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और ग्राम लेवल पर किस तरीके से न्याय की व्यवस्था की जा सकती है, यह न्यायिक व्यवस्था देखती है। सर्वप्रथम सुप्रीम कोर्ट, दूसरा हाई कोर्ट। हर राज्य का अपना एक हाई कोर्ट होता है, पूरे देश का एक सुप्रीम कोर्ट होता है। हर राज्य में जहाँ पर हाई कोर्ट होता है, हाई कोर्ट मुख्यतः 2 तरीके की सेगमेंट को देखता है। उसके नीचे भी 2 भाग में काम किया जाता है न्यायिक व्यवस्था को। पहला डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर, जिसमें कोई डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट होता है। वहीं दूसरी तरफ मेट्रोपॉलिटन एरिया, एक ऐसा एरिया जहां पर चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट बैठता है, जो उस एरिया के, उस मेट्रोपॉलिटन एरिया के केसेस को, उस एरिया के इश्यूज को देखने का काम करते हैं। वहीं पर जहां पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंतर्गत भी 3 तरीके के पायदान हैं, 3 तरीके के साइमल्टेनियसली वर्क करने वाले हैं। केसों को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला, सिविल सबऑर्डिनेट जजेस काम करते हैं, सिविल सबऑर्डिनेट जज होते हैं। उसी के साथ में प्रोविंशियल स्मॉल केस होते हैं। उसके साथ में क्रिमिनल कोर्ट ऑफ सेशन होते हैं, अर्थात डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में उसके नीचे सिविल सबऑर्डिनेट जजेस होंगे, साथ ही में प्रोविजनल स्मॉल केसेस होंगे और उसके बाद क्रिमिनल कोर्ट ऑफ द सेशन होगा। वहीं पर उसी के साथ साथ
जहाँ पर मेट्रोपॉलिटन एरिया के अंतर्गत क्या क्या चीज़ आती है, वो आता है मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट काम करते हैं। उसी के साथ में सिटी सिविल एंड सेशन जज काम करते हैं, वो एरिया काम करता है। और उसी के साथ प्रेसिडेंसी स्मॉल कॉज कोर्ट काम करता है। अर्थात निचले लेवल से किस तरीके से हाई कोर्ट तक पहुंचने से पहले ये मेट्रोपॉलिटन और सिटी कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट किस तरीके से काम करते हैं, ये एक सेगमेंट में काम करते हैं। वहीं पर बात आती है कि मुख्य रूप से जहां पर सिविल और प्रोविजनल और क्रिमिनल कोर्ट को डिवाइड किया गया है, वहीं पे सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण सिविल केसेस होते हैं और क्रिमिनल केसेस होते हैं। सिविल केसेस में डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत सिविल केसेस में मुंसिफ कोर्ट्स होते हैं और वहीं पे न्याय पंचायत होती हैं। अर्थात सिविल कोर्ट और सेशन जज के अंतर्गत मुंसिफ कोर्ट्स आते हैं और न्यायिक पंचायत आती हैं। और वहीं दूसरी तरफ जहां पर क्रिमिनल कोर्ट सेशन होता है, उनके अंतर्गत सबऑर्डिनेट मजिस्ट्रेट आते हैं और पंचायत अदालत आती है। और इनके अंतर्गत भी एक निचले लेवल पर यदि हम जाते हैं तो वहाँ पर देखते हैं कि क्रिमिनल कोर्ट, क्योंकि ज़्यादातर जस्टिस का मीनिंग ही क्राइम से लिया जाता है, झगड़े से लिया जाता है, विवाद से लिया जाता है, इशू से लिया जाता है। तो इसी चीज़ को देखते हुए क्रिमिनल कोर्ट के अंतर्गत जहाँ पर सबऑर्डिनेट मजिस्ट्रेट काम करते हैं, वहीं पे जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं और उसी के साथ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट काम करते हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि निचले लेवल से जुडिशियल मजिस्ट्रेट से लेकर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से लेकर डिस्ट्रिक्ट और मेट्रोपॉलिटन जजेस काम करते हैं और उसके ऊपर हाई कोर्ट काम करता है। और हाई कोर्ट के बाद फाइनली सारे केसेस का डिसीजन, अंतिम फैसला सुप्रीम कोर्ट के पास होता है। अर्थात ये देखा गया कि सुप्रीम कोर्ट अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है जुडिशियल सिस्टम में। भारत के जुडिशियल सिस्टम में सुप्रीम कोर्ट की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। सुप्रीम कोर्ट की सबसे प्राइमरी और प्राथमिक जो ड्यूटी होती है वो होती है कि सभी अधिकारों और सभी ज़्यादातर फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए, प्रत्येक व्यक्ति के अधिकार को सुरक्षित रखा जाए, जिससे कि किसी भी व्यक्ति के किसी भी अधिकार का हनन ना हो सके, अर्थात उसे न्याय मिल सके। बी आर अम्बेडकर ने जब संविधान के अंतर्गत फंडामेंटल राइट और मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की जहाँ बात की, तो जहाँ पर हमारा समाज इतनी विविधताओं, इतनी जातिता, धर्म, संप्रदाय और लिंग, वर्ग के आधार पर बटा हुआ है, इन सारी चीज़ों को समाप्त करते हुए एक समान, एक धागे में पिरोने का काम सुप्रीम कोर्ट करता है। अर्थात सुप्रीम कोर्ट अपने आप में एक इंडिपेंडेंट बॉडी होती है कि जिससे कि वो स्वतंत्र होकर अपने निर्णय ले सके। सुप्रीम कोर्ट की अपनी इंडिपेंडेंसी को समझने के लिए यदि हम कहें कि वो किस प्रकार से इंडिपेंडेंट है और किस तरीके से काम करेगा, तो बेसिकली हम उसका देखते हैं कि उसका जो स्ट्रक्चर है वो अपने आप में अलग है। वो किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट अपना काम करता है, उसमें आता है कि जो सुप्रीम कोर्ट की अपॉइंटिंग अथॉरिटी होती है वो पूरी तरीके से प्रेसिडेंट के अंतर्गत होती है। अर्थात लेजिस्लेचर बिल्कुल भी सुप्रीम कोर्ट को प्रभावित नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है, वो पूर्ण रूप से अपनी बात को रखता है, न्याय की बात करता है और प्रेसिडेंट के अंतर्गत ही वह कार्य करता है। अर्थात जिस तरीके से सभी व्यवस्था लोकतंत्र में कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत आती है, वहीं पे कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत सबसे प्रथम जो पोजीशन होती है, सबसे हाई पोजीशन भारत के प्रेसिडेंट की होती है, उसकी पावर्स की होती है। और उसी में सुप्रीम कोर्ट भारत के राष्ट्रपति के अंतर्गत आता है, जिसमें डायरेक्टली प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट के जजेस की पूरी पैनल का उनको अपॉइंट करते हैं। सीधा का सीधा अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के माध्यम से किया जाता है। दूसरा ये देखा गया कि जजेस सारी टर्म एंड कंडीशन को डिफाइन करते हैं और वो अपनी रेगुलर सर्विस में किसी भी
एक्ट के अंतर्गत, पार्लियामेंट के किसी भी एक्ट के अंतर्गत नहीं आते। वो लगातार अपनी रेगुलर सर्विसेज को करते हैं, जिससे कि वो पार्लियामेंट के अंतर्गत नहीं आते हैं। उसी में देखा गया कि जजेस की जो सर्विसेज की टर्म एंड कंडीशंस है वो दूसरे सेवाओं से बिल्कुल अलग है। डिसएडवांटेज आफ्टर हिज अपॉइंटमेंट, उन्हें कुछ नहीं होता, अर्थात उनकी सेवा में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता, उन्हें हटाया नहीं जा सकता, उन्हें रिमूव नहीं किया जा सकता विशेष परिस्थितियों के अंतर्गत। सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने के लिए बाकायदा जैसे राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है, उसी प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के जज को भी महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। और दूसरा, उनको इस तरीके से प्रिविलेज किया जाता है, इस तरीके से उनकी सुविधाएं दी जाती हैं, जिससे कि वो अपना काम इंडिपेंडेंट करते हैं और किसी भी तरीके की डिपेंडेंसी उनके अंदर नहीं होती है, किसी भी तरीके की बाध्यता नहीं होती, जिससे कि वो अपने आप को किसी के अधीन महसूस करें और अपना निर्णय लेने में मतलब अपने आप को सक्षम महसूस ना करें। इस तरीके से कहा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट एक स्वतंत्र रूप से काम करता है, उसकी सैलरी इतनी मतलब इस तरीके से होती है और उनको इतने सुविधाएं और पर कहा जा सके उनको इतने भत्ते मिलते हैं, जिससे कि वो एक भ्रष्टाचार को ना अपनाते हुए मुख्यतः न्यायिक रूप से और स्वतंत्र रूप से समाज में संविधान के अंतर्गत संविधान की रक्षा कर सके और संविधान के लिए एक सुरक्षा पट्टी का काम कर सके। इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट अपना काम करता है और सुप्रीम कोर्ट अपनी सारे निर्णयों को समाज के लिए, लोकतंत्र के लिए प्रस्तुत करता है। सुप्रीम कोर्ट का एक कार्य और उसकी शक्तियां अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, लोअर कोर्ट अपने रूप में काम करते हैं, वो बाध्य नहीं होते। जैसे लोअर कोर्ट का डिसीजन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का डिसीजन हाई कोर्ट में अपील किया जा सकता है, अर्थात अंततः व्यक्ति न्याय के लिए अंतिम पायदान सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकता है। अब ऐसे में आता है कि सुप्रीम कोर्ट की क्या शक्तियां हैं, क्या पावर्स हैं। तो सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों को भी मुख्य रूप से डिवाइड किया गया, विभाजित किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट किस तरीके से जुडिशियल सिस्टम में न्याय की व्यवस्था करता है, क्योंकि वो एक हाईएस्ट प्लेस पर प्लेस्ड होता है। सुप्रीम कोर्ट एक तरीके से एक ऐसी बॉडी है जो लगातार काम कर रही है, जिसके अंदर उसका फेडरल कोर्ट के रूप में जो काम करना है वो महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत एक संघात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत काम करता है और ऐसी स्थिति में फेडरल सिस्टम में या फेडरलिज्म में सारी शक्तियों को डिसेंट्रलाइज किया जाता है, शक्तियों को विभाजित किया जाता है केंद्र और राज्य के बीच में, अर्थात विधायिका भारत की संसद के अंतर्गत भी उसे पूर्ण रूप से निरंकुश होने से रोकने के लिए संघात्मक शासन व्यवस्था की व्यवस्था की गई और उस पर नियंत्रण करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था की गई। तो सुप्रीम कोर्ट राज्य और केंद्र जो संविधान के अंतर्गत फेडरल सिस्टम में 3 सूचियों का जो जिक्र है, 3 सूचियों को जो स्थापित किया गया है कि केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, उन सूचियों के अंतर्गत जो कार्य और शक्तियां दी गई हैं राज्यों को, केंद्र को और दोनों को मिलकर जिन चीज़ों पे काम करना है, कई बार उनमें विवाद उठ जाता है और उन विवादों को निपटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन कर सकता है, अपनी एडवाइस कर सकता है, सलाह दे सकता है। और यदि राज्य के बीच में किसी प्रकार का विवाद है या केंद्र के मध्य कोई विवाद है तो वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और फाइनली सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है वो राज्य और संसद दोनों को ही मान्य होगा और वो किसी तरीके से उसकी अवहेलना नहीं कर सकते हैं। उसी के साथ ही कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ
का इंटरप्रेटर है, अर्थात उसकी व्याख्या करता है कि सभी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत जो व्यवस्थाएं दी गई हैं, संविधान की जो के अंतर्गत जो अनुच्छेद दिए गए हैं, जो सारी व्यवस्थाओं को स्थापित किया गया है, सुप्रीम कोर्ट उन चीज़ों को देखता है और उसमें देखता है कि किस प्रकार से जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान है, वो सभी तरीके से समान रूप से कार्य करे और सुप्रीम कोर्ट संविधान की व्याख्या करने का काम करता है और संविधान पर उठने वाले किसी प्रश्न या किसी कानून पर होने वाला कोई संदेह यदि है तो अंततः सुप्रीम कोर्ट उसको एनालाइज करता है और उसको इंटरप्रेट करता है, उसकी व्याख्या करता है जो सबके लिए मान्य होती है। उसके बाद फाइनली सुप्रीम कोर्ट एक हाईएस्ट कोर्ट होता है जहाँ पर देश की हर दूसरी कोर्ट या अन्य दूसरी कोर्ट या संविधान पर उठे हुए प्रश्न को अंततः अपील किया जा सकता है, अर्थात अंतिम जो अपील करने वाली व्यवस्था होती है वो सुप्रीम कोर्ट ही होती है। और आगे सुप्रीम कोर्ट एक एडवाइजरी का रोल भी प्ले करती है। एडवाइजरी अर्थात वो सलाह देने का काम भी करती है। एक सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन के गार्डियन के रूप में काम करती है, जहाँ पर बेसिकली दो बेसिक पॉइंट को देखा जाता है। सुप्रीम कोर्ट ये देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट एक प्रोटेक्टर के रूप में और एक गार्डियन के रूप में संविधान के लिए काम करें। संविधान के वो मतलब प्रोटेक्टर भी होते हैं, गार्डियन भी होते हैं और जिससे कि सुप्रीम कोर्ट संविधान की रक्षा करने का काम करते हैं। उसके अंतर्गत दो मुख्य चीज़ें हैं कि एक तो जो सुप्रीम कोर्ट है वो हाईएस्ट फेडरल कोर्ट है और जो शक्तियाँ और जो अथॉरिटी है वो फाइनली सुप्रीम कोर्ट ही सेटल करने का काम करती है। यूनियन और स्टेट के बीच में, केंद्र और स्टेट के बीच में, उनके बीच में होने वाले डिस्प्यूट को सेटल आउट करती है। फिर सेकेंडली वो देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट एक सेफ गार्ड के रूप में काम करती है फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स के लिए, कि सिटीजन के सारे अधिकारों को सुरक्षित रखा जा सके, उनके मौलिक अधिकारों की सुरक्षा की जा सके, उसके सेफ गार्ड के रूप में काम करते हैं कि कोई किसी भी तरीके से किसी भी नागरिक के फंडामेंटल राइट को एक्सप्लॉइट ना करे। उसके बाद ये देखा गया कि सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 में बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट किसी भी प्रकार की रिट जारी कर सकती है, इन्फोर्स कर सकती है यदि फंडामेंटल राइट के अंतर्गत किसी तरीके का कोई विवाद उठता है तो। और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी गई रिट या जारी की गई रिट अंततः अंतिम होगी, इस पर किसी भी प्रकार का कोई विवाद नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट के पास एक तरीके से देखा जाए कि दो और महत्वपूर्ण शक्तियां हैं जिसका इस्तेमाल वो अक्सर करती है। पहला जुडिशियल एक्टिविज्म और जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू एक तरीके से वही है कि संविधान की इंटरप्रिटेशन के रूप में सुप्रीम कोर्ट काम करता है और वो पाता है कि किसी प्रकार की कहीं पर भी कोई कानून, कोई चीज़ को नहीं समझने में नहीं समझा जा रहा है और उसका गलत इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, ऐसी कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट उसको रिव्यू करती है, उस कानून को, उस व्यवस्था को, उस अनुच्छेद को और पुनः उसको सही तरीके से स्थापित करने का कार्य करती है। जुडिशियल एक्टिविज्म में बेसिकली बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है कि कोर्ट में अपील नहीं की जाती है और सीधे मतलब समाज में कोई व्यवस्था है जो ठीक नहीं है और पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन काफ़ी सारी आ रही हैं और समाज की व्यवस्था को स्थापित करने में कहीं दिक्कत हो रही है। तो ऐसी स्थिति में
सुप्रीम कोर्ट अपने आप भी उसमें निर्णय ले सकती है, अपने आप भी एक्टिविज्म के अंतर्गत सक्रिय भूमिका, मतलब न्यायिक सक्रियता ये रहेगी कि उसको खुद को भी लगता है कि ऐसी कोई स्थिति है तो वह निर्णय ले सकती है। एक बहुत ही लेटेस्ट उदाहरण है कल ही का कि 15 साल पहले डेरा सच्चा सौदा के अंतर्गत एक महिला साधु के रूप में काम करती थी और वहाँ पर उसने एक पत्र लिखा था उस समय के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को कि उसके साथ दुर्व्यवहार हुआ है, उसके साथ बलात्कार हुआ है और उस डेरा सच्चा सौदा के जो संत हैं, उसके जो गुरमीत सिंह हैं, उन्होंने उसके साथ इस तरीके का दुर्व्यवहार किया। वो ना केवल उसी के साथ किया, उसके और बहुत सारी उस मतलब आश्रम में रहने वाली महिलाओं लड़कियों के साथ वो इस तरीके का व्यवहार, रेप और बलात्कार निरंतर करते रहते हैं। उसने एक सीधी सी अपील प्रधानमंत्री को भी की और उसने वही अपील सीधी सुप्रीम कोर्ट को भी दे दी। अब वो एक नाम से वो एक अपील थी और एक पत्र था और उसने सुप्रीम कोर्ट में दे दिया था। उसको लगातार धीरे धीरे सरकारें बदलती रही, आती रही और वो में भी वो कहीं ना कहीं रह गया। धीरे उस पर विवाद भी हुआ, उस पर गिरफ्तारी भी उस समय हुई और लेकिन वो मुद्दा आया और गया जैसा हो गया। लेकिन 15 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट और वह जो पत्र था वो कोर्ट ने सीबीआई को इन्वेस्टिगेट करने के लिए दिया कि इस पत्र की पूरी व्यवस्था को देखा जाए कि क्या इसकी क्या सत्यता है क्या नहीं। उस समय भी मतलब कोर्ट ने आदेश दिए थे कि इसकी सत्यता को देखा जाए। लगातार उस पर इन्वेस्टिगेशन चल रहा था और उस इन्वेस्टिगेशन के अंतर्गत जो सबूत सामने आए और उसके बाद कई हत्याएं हुई, उसको देखते हुए सीबीआई ने उस पर अपनी पूरी इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट स्थापित की और कल पंचकुला में एक बाकायदा स्पेशल मतलब सीबीआई कोर्ट हाई कोर्ट के अंतर्गत बैठी और उन्होंने गुरमीत सिंह डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख को आरोपी करार देते हुए उसे बलात्कार का दोषी पाते हुए जेल भेज दिया। अभी फाइनल डिसीजन मतलब आना है लेकिन ये पाया गया कि वो दोषी है। तो ये कोर्ट का एक जुडिशियल ये कोर्ट की न्यायिक सक्रियता ही है कि उसने यह डिसीजन दिया और ये एक पत्र के आधार पर ही उन्होंने पूरी व्यवस्था को इन्वेस्टिगेट करने के लिए सीबीआई के सामने बात को रखा। तो ये देखने वाली बात है कि सुप्रीम कोर्ट अपने आप में एक बड़ी पावर है, एक बड़ी शक्ति है। यदि वह सकारात्मक रूप से कार्य करती है, वह सकारात्मक रूप से अपने एक्टिविज्म, अपने न्यायिक सक्रियता का निर्वाह करती है तो लोकतंत्र को सुरक्षित रखने का एकमात्र यदि कोई कार्य करता है तो मात्र और मात्र सुप्रीम कोर्ट और भारत की न्यायिक व्यवस्था या किसी भी देश की न्यायिक व्यवस्था ही करती है। अर्थात देश को चलाने के लिए चाहे 3 स्तंभ या 4 स्तंभ की बात कही जाती हो कि विधायिका, कार्यपालिका और अब तो चौथा स्तंभ मीडिया भी अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, लेकिन इन सब में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो भूमिका अदा की जाती है वो मात्र और मात्र न्यायिक व्यवस्था के द्वारा की जाती है और न्यायिक व्यवस्था में सुप्रीम कोर्ट की अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। थैंक यू।